लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए, नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण मान्यवर। और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते, आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। नमस्कार। संसद में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा चुनाव सुधार और एसआईआर से ज्यादा चर्चित हो गई गृहमंत्री अमित शाह के जवाब और राहुल गांधी की उनकी चुनौती को, जिसपे उन्होंने कहा कि वो अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या देश की संसद, देश के राजनीतिक दल चुनाव सुधार को लेकर गंभीर है? इसी पे है आज के हमारे सवाल। क्या एसआईआर का मामला अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है? क्या सरकार के जवाब के बाद वोट चोरी का दाव कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया है? या क्या नेहरू गांधी परिवार पर सीधा अटैक करके सरकार ने एसआईआर के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। इस मंच में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से, कंचना यादव आरजेडी से, सुजाता पांडे हमारी राजनीतिक विश्लेषक और शुभ्रांशु राय साहब प्रवक्ता कांग्रेस। शुभ्रांशु राय साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आप ही डिमांड कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि पिछला मॉनसून सत्र इसलिए नहीं चल पाया बिकॉज आप एसआईआर पे डिबेट चाहते थे। इस बार चलो बात बन गई कि साहब हम इलेक्शन रिफॉर्म पे डिबेट करेंगे, लेकिन जब जवाब आता है आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो साहब आप डिबेट आपने मांगी क्यों जब आपको वॉकआउट करना था? तो भट्ट साहब, मैं अपने चर्चा की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता के शीर्षक से करना चाहूंगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। अभी आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ देश को हाईलाइट बताया, उसमें एक चीज आपने छोड़ दिया कि मैक्सिको जैसा देश भी भारत के ऊपर 50% टैरिफ आज उसने और एक एक्स्ट्रा लगाया। तो देश के लोगों को और खासकर हमारे एक्सपोर्टर्स को जानना चाहिए जो एक्सपोर्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट भारत से उनके लिए दिन प्रतिदिन और महंगा होता जा रहा है। अब आते हैं एसआईआर की बात करने पे। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में यही कहा था, पूछा था उनसे कि
कुछ हमारे सवाल हैं, उनके आप सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए। मैं भी अभी अपनी बात करूंगा भूमिका लगाकर। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात का जवाब जो है सिद्धार्थ यादव देंगे। अब कितना देंगे वो वक्त बताएगा। वोट चोरी एक बहुत प्रचंड बड़ा मुद्दा है साहब। कानून तो है, सबके लिए है, लेकिन कानून मानने की बाध्यता कौन देता है? संविधान की शपथ। मैं एक तो छोटे उदाहरण दे देता हूं ऑफ द ट्रैक। निठारी कांड हुआ था साहब। छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चे थे, मारे गए थे, नाले में उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, उनके अंग किसी के फ्रिज में पाए गए थे। एक वक्त के बाद ना जमानत पे लोगों की जमानत मिल गया या केस ही खत्म हो गया, सजा किसी को नहीं हुई। कानून तो साहब सबके लिए बराबर ही है ना। अब मैं आपको एक आध घटने का रेफरेंस देता हूं। 3 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ था। सब निष्पक्ष है साहब। 45 दिन के अंदर आप कोर्ट में अपील करिए। भट्ट साहब, अगर आपके अलावा और आपके दूसरे कुलीग भी जाते होंगे कोर्ट में अपील करने, तारीखों का क्या है भगवान मालिक है। कोर्ट तो छोड़िए, थाने में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा। एमसीडी का रिजल्ट आया था। अशोक विहार का वार्ड था, वार्ड नंबर 65। 10 राउंड की मतगणना होनी थी, 10 राउंड की मतगणना हो गई। 10 राउंड की मतगणना के बाद पहले जो था वो आम आदमी पार्टी जीत रही थी, बीजेपी हार रही थी। फाइनल रिजल्ट आया तो बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई। ये 10 राउंड की मतगणना का रेफरेंस जो है वो बीजेपी दिल्ली का ट्विटर हैंडल है 3 दिसंबर का। बात करते करते सिद्धार्थ, लेकिन अभी भी आपने ये नहीं कहा कि आप वॉकआउट क्यों किए। चर्चा की डिमांड करने के बाद जवाब पूरा सुनने के बजाय वॉकआउट क्यों किया? भट्ट साहब ना, हम लोग भी थोड़ा पार्लियामेंट को देख देख कर हमने सीखा है। जैसा हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष ओम बिरला साहब कह रहे थे, जब एक व्यक्ति कोई सवाल कर रहा है तो बार बार उसके बीच में सवाल नहीं करना चाहिए, फ्लो टूट जाता है। तो आप थोड़ा सुनिए, अच्छी चीज है। सिद्धार्थ उसके बाद जवाब देंगे। अब दूसरा जो था, वोट चोरी क्यों, कहां, कैसे, फिर वही कहानी। नियम कानून तो कब का बना हुआ है, इंटेंशन। अरे सर, एसआईआर कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है। बहरहाल आपने जितनी बातें रखी मैं उसका जवाब ले लेता हूं एक बार। सिद्धार्थ भाई, आप इतना लंबा चलेंगे तो उतना टाइम हो नहीं सुधांशु जी, इतना नहीं हो पाएगा। फिर वही नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपने वॉकआउट क्यों किया? आपने अपनी बात रखी, आप पूरा जवाब भी सुन लेते। रमेश भट्ट जी, मैं कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हूं जो हर सवाल का यस नो में जवाब दूंगा? थोड़ा सब्र रखिए साहब, 60 सेकंड वक्त दीजिए। पॉलिटिकल गंभीर चर्चा है। दूसरा था, 11 नवंबर को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए बताया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर होंगे। और जब आप पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, आपने वॉकआउट क्यों किया? आप मुझे तमाम कहावतें बता रहे हैं। बहरहाल मैं, ठीक है भट्ट साहब, मैं वही बता रहा हूं सिद्धार्थ, नहीं सिद्धार्थ यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विपक्ष का कहना है कि साहब हमने सिलसिलेवार ढंग से कुछ सवाल पूछे, आपको सिलसिलेवार ढंग से उनका जवाब देना चाहिए। आप अपने कन्वीनियंस से जवाब दे रहे जो आपको सूट करता है। रमेश जी, सबसे पहले तो मुझे लगा था कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूल गए कि टीवी डिबेट में है, वो उनको सांसद बनाना चाहिए, उनकी पार्टी द्वारा प्रमोट करना चाहिए। इतना लंबा तो शायद संसद में ही जब समय एलोकेट होगा तब वो बोल पाएंगे। पर जो मूल प्रश्न था, मैं आग्रह करूंगा कि वॉकआउट तो संसद से तो कर दिया जब इस बात पर चर्चा हो रही थी। भाग उठी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, डिबेट में ना भागे, ना ही माहौल खराब करें। अब सिलसिलेवार तरीके से आपने उनको इतना समय दिया कि वो कुछ प्रश्न पूछें, पर जो विपक्ष की आदत हो चुकी है कि जब भी वोट चोरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर बात होगी तो वो दाएं से बाएं टहलने लग जाएंगे, पर कोई मुद्दे की बात आपसे नहीं करेंगे। एक एक बात का देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के जवाब दिया। एसआईआर के इतिहास से लेकर के, देश की चुनावी प्रक्रिया के इतिहास से लेकर के, संविधान के मैंडेट तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ उन्होंने बताया। पर जिस राहुल गांधी के दिमाग पर एक फितूर ऐसा सवार हो चुका हो कि हार का ठीकरा मेरे सर ना आ जाए, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर मैं झूठ बोलता फिरूं, उसका क्या किया जाएगा? मैं कहता हूं सारी बहस को आप छोड़ दीजिए। सबसे नया और ताजा चुनाव तो बिहार का हुआ है। 2 चीजें बिहार के चुनाव में है अभी। एक तो अभी भी 45 दिन की विंडो चल रही है, जब कोई भी जाकर के किसी भी बूथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, जब 45 दिन बीत जाएंगे आप ही के चैनल पे रोते हुए मिलेंगे सब लोग। दूसरी बात, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ी विंडो खोल के रखी है। कोई बार नहीं लगाया कि एक भी व्यक्ति का अगर गलत नाम कटा हो तो आप उसको हमारे पास लेकर के आइए ताकि हम इनको ठीक करवाएं, हम इलेक्शन कमीशन की फटकार लगवाएं।
एक व्यक्ति को लेकर के नहीं गए, पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम। अब समस्या यह है, जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में हो, जब इंदिरा जी के समय में हो, राजीव जी के समय में हो, नरसिम्हा राव जी के समय में हो, तब एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार एसआईआर करवाने लगेगी, जब विपक्ष में आपको बैठने की आदत नहीं है, दूसरे पक्ष में आप बैठ गए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, वो कारण आप नहीं खोज पा रहे, तब आपकी दिक्कत है। और कंचना जी, क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर को लेके जितने भी सवाल उठ रहे थे, कल संसद से आपको उसका जवाब मिल गया? गृह मंत्री के जवाब से आप संतुष्ट हैं? रमेश जी, मैं तो आपसे भी और हमारे भाई सिद्धार्थ जी से भी, इनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि जब यह सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में? इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पस से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे, उनको रखा? ऑलरेडी पलटा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। लेकिन कंचना जी, मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी ने दिया। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी, वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयुक्त को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे। भाई तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। अब वही है ना कि जो क्या ये जो 75 साल की बात करते हैं रमेश जी, कि 75 साल पहले 1947 में ये नहीं हुआ, तब ये नहीं हुआ। जो चुनाव आयोग हुआ करते थे, आप सब भी, आप तो बहुत जो है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है, कांग्रेस चुनाव आयोग को भेजती थी, जब बिहार में भेजती थी तो ये कहती थी कि अरे ये तो टीएन शेषन गए हैं, इस बार तो लालू जी की हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ था उस साल जब टीएन शेषन गए हुए थे बिहार में? सबसे बड़ा दल बनकर राष्ट्रीय जो है आरजेडी निकला हुआ था और हमारी सरकार बनी थी। कारण यह है कि इसी देश में अच्छे से अच्छे भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए, लेकिन इस बार के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या? तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? अरे बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है। और आप नाचते हुए, एसआईआर करवाते हुए कुछ महिलाओं का फोटोज डालते हो अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, तब आपको महिलाओं की इज्जत की बात नहीं आती। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जी, इतने बेहुदा, इतने हुए जो जवाब दे। अगर सिद्धार्थ जी के पास जवाब है तो बता देना। अभी सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, फिर मैं आता हूं। देख, मैं कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। चुनाव आयुक्त को लगा करके कहा करती थी कि आरजेडी जो उनके विपक्ष में थी तब, या हार जाएंगे। ऐसा दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी इतिहास में करती आई है और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे चार देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए, यह कांग्रेस पार्टी की आदत थी और राज्यसभा का मेंबर बना बना के बैठाते थे ताकि वो उनको फायदा दे सके। पर रही बात, आपने दो मुख्य बातें पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं कंचना जी। आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है। कब, किस चीज की? आपके इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया क्यों हटा दिया गया, सीजीआई को क्यों हटा दिया गया। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी, वो सीधे बना दिया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में, सिद्धार्थ जी, आज भी तो कुछ नहीं बदला ना, आज भी तो 2:1 है बनाए। और सर आज भी तो 2:1 है, आज भी तो आप जैसा चाहेंगे वही बनेगा। आज कौन सा बदल गया? रमेश जी मेरे को सच्चाई बता दे। नहीं, मेरे को रमेश जी मुझे जवाब, मैं आ रहा हूं कंचना जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज कंप्लीट करिए सिद्धार्थ जी। जो जिस सर्वोच्च न्यायालय की बात विपक्ष कर रहा है,
ब्लैक एंड व्हाइट में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने लिख करके दिया, जब तक सरकार व्यवस्था नहीं बनाती अंतरिम व्यवस्था यह रहेगी जिसके मेंबर सीजेआई हैं। देश के सीजेआई ने कहा कि यह परमानेंट व्यवस्था नहीं है, सरकार को व्यवस्था बनानी है। अब यह 2:1 का गेम नहीं है, क्योंकि मन से नहीं बनाया जाता। अब सिद्धार्थ जी, मैं कंचना जी का जवाब दे लूं, फिर आपसे बात करता हूं। हाँ, कंचना जी, आप जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी का। उसके क्या नाम है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें बैठेगा, इससे ज्यादा पारदर्शिता आप क्या लेंगे? ठीक है, आपके समय में थी नहीं, केवल आप प्रॉब्लम यह है, हम केवल प्रॉब्लम नहीं सिद्धार्थ जी, हिपोक्रेसी नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिक्कत यह है कि हम अपना कल ठीक कहा गृह मंत्री जी ने, हमें इतिहास को लाना पड़ेगा और मैं इतिहास को लाना चाहता हूं। वीरप्पा मोइली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने क्या कहा था, लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया था। आज आप कह रहे हैं साहब उन्होंने, वो ठीक बात है, आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को इस तरह से रख ले। कंचना जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं। जी, मैं सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है सिद्धार्थ जी। आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। आपने नियम बना दिया कि जो ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या नतीजा है? संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस, जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम पे बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक, और वही स्पीकर महोदय एक बार इंटरप्ट करके नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आपने गलत बोला। गृह मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि हटा दीजिए महोदय, इसको हटा दीजिए महोदय। मतलब वो गृह मंत्री जी अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मैं जो कहूंगा स्पीकर वही करेंगे। और चाहे आज संजय सिंह जी ने मोतिहारी का उदाहरण दिया, कई सारे ऐसे बिहार के उदाहरण दिए विधानसभा के। आज आप बिल्कुल सही कह रही। मेरा आपसे भी एक सवाल है, मेरा आपसे भी एक सवाल है कंचना जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। देखिए, जब बात इलेक्टोरल रिफॉर्म की हो रही है तो होलिस्टिक बात होनी चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो आरजेडी के दबाव में कानून लाने की बात हो गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट के कानून को नल एंड वॉइड किया जाए, ये कानून लागू नहीं हो सकता। कौन चाहता है साहब इस देश में रिफॉर्म करना? मुझे बताइए, आप सारे राजनीतिक दल बैठे, कौन चाहता है? देखिए, सबसे पहले बात कि लालू जी की जो आपने सजा की बात की, 2 साल की सजा की बात, सरकार ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, मनमोहन सरकार। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, 13 दिन का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, सबसे पहले एफआईआर लालू जी पर हुआ था। तो लालू जी के खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए वो समय दर समय वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन कंचना जी, ये तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? मैं तो यूपीए सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं, जब राहुल जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आज भी, अजय माकन साहब उनके बगल में बैठे थे, अगर आपको याद हो तो। रमेश जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। तो एक बात बताइए, यूपीए 1 में और यूपीए 2 में, यूपीए 1 में जो हमारी इतनी ज्यादा संख्या थी, यूपीए 1 में जो हमारा स्टेट मेजर हुआ करता था, लालू जी की कहते थे, वो चलता था सदन में, वो काम होता था सदन में। बताइए, अगर लालू जी इस तरह के कानून अपने प्रोटेक्शन के लिए बनवाते तो उस समय नहीं बनवा लेते जिस समय वो ताकतवर थे? ऐसा नहीं है जिस तरह के आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। नहीं, कंचना जी, आप गलत लेगी मेरी बात को। मैंने कहा जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी थी, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, पब्लिकली फाड़ा था राहुल गांधी जी ने। बेहलाल सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई राजनीतिक दल, देश के सभी राजनीतिक दल इस देश में चुनाव सुधार लागू करने को गंभीर हैं? देखिए, चुनाव सुधार कौन करेगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है ना, चुनाव सुधार होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे, किस स्तर तक होंगे, ये तो दूसरी बहस है। लेकिन वो कौन करेगा? वो तो चुनाव आयोग ही करेगा, और वो तो संविधान के अनुसार ही चुनाव आयोग की, वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, वो सरकार करेगी, वो देश की पार्लियामेंट करेगी, वो चुनी हुई सरकार करेगी। चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है, चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को कौन अमेंड कर सकता है? देश की पार्लियामेंट करेगी।
नहीं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मौलिक बात तौर से हम एसआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर को कौन करेगा। अगर एसआईआर में कुछ गड़बड़ी है तो उसको कौन सुधारेगा, उसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ही है। तो अगर चुनाव आयोग पे ही अगर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएंगे, और वो भी जिसमें कि एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जैसे अगर कहते हैं कि पहली वाली सूची अगर है उसको चलने दीजिए, तो पहली वाली सूची से तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, लेकिन आपको वो उसके भी परिणाम पे आपको लिखता है कि नहीं यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी हुई है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। दूसरी जो सुधार की गई सूची, उससे बिहार के इलेक्शन हुए, वहां वो भी रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया। तो सवाल ये उठता है रमेश जी कि आपको असल में प्रॉब्लम एसआईआर से क्या जो प्रोसेस चल रहा है उससे है, या फिर जो जनता का मैंडेट आपके खिलाफ आ रहा है उससे है। दूसरा चीज, अगर आप इसको एक क्रोनोलॉजी, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक किसी पार्टी से नहीं हूं, तो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप देखिए कि पिछले जितने साल में संसद चल ही नहीं पाई है। क्यों नहीं चल पाई है? क्योंकि हर बार एक नैरेटिव लेके आया गया, चाहे वो पेगासस हो, राफेल हो, अदानी हो, हिंडनबर्ग हो, मतलब हजार चीजें हो, और अभी एसआईआर हो गया। तो हमेशा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ये स्टेप 1 होता है, उसको बड़ा किया जाता है, डेमोक्रेसी इज डेड, इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प के सामने झुक गए वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर वो दूसरा हो, उसके बाद ऑपोजिशन अपने आप को विक्टिम कार्ड कर देता, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं जीत रहा हूं क्योंकि एसआईआर ठीक से एसआईआर हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में आपके साथ होता है, नतीजा आपके पक्ष में होते, तो एसआईआर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। उसके बाद तीसरी क्या आपकी है, बात सही है, लेकिन सुजाता जी, मैं बीच में नहीं बोली ना रमेश जी, आप प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए, वरना पूरा फ्लो समझ में ही नहीं आएगा। आप प्लीज अपना फ्लो कंट्रोल करिए, फ्लॉलेसली बोलिए। तीसरा क्या होता है रमेश जी कि उसके बाद फिर जो भी रेफरी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको ही आप उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। राहुल गांधी की तो उन्होंने सबसे पहले जुडिशरी को कहा कि जुडिशरी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी से लेके वाइस चांसलर से लेके इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए। ठीक है सुजाता जी, आपने अपनी बात रख ली है। उसके बाद नहीं रखी है, लास्ट है। और हाँ। ये स्टेप 4 और स्टेप 5 ये है कि उसके बाद जैसे ही फैक्ट की बात होगी, आप या तो वॉकआउट कर जाएंगे या फिर आप कहेंगे कि ये हमारे आता मैं शुभ्रांशु जी से पहले कंचना जी, एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, आई एम डन। सो आप बताइए कि ये सारी चर्चा जहां होनी थी वहां से वॉकआउट करने का क्या मतलब था? अगर आपको कुछ भी है तो आप संसद में ही चर्चा करेंगे ना, वहां से वॉकआउट क्यों करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कंचना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे घुसपैठियों के अधिकार पे वो बहुत, उनकी पार्टी रोना रो रही है और वोट अधिकार की बात कर रही है। अपने घर में जो बेटी का अधिकार छीन गया है, उस पे कंगना जी ने कितनी बार आके टीवी डिबेट पे बोला कि भाई मुझे दुख हो रहा है कि घर की बेटी रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया है। मेरी रोहिणी आचार्य से राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैंने उनके लिए लिखा और उस बात को रोहिणी आचार्य अभी आप एसआईआर से कहां किसी के व्यक्तिगत मामलों में पहुंच गए? कंचना जी, क्यों? ये तो अधिकार की बात है। कंचना जी बोलिए। बिल्कुल बात है, ओके बिल्कुल बात है। जब अधिकार की बात है तो एक वोटर के अधिकार की भी बात है। पार्टी में जो नेता है, अब आप जवाब तो सुन लीजिए सुजाता जी, दोनों महिला है। हाँ जी, तो महिला के अधिकार की भी बात होती है ना, ऐसे नहीं होता कि नहीं हम सिर्फ अपने मतलब की बात करेंगे। ओके कंचना जी। जी मैं सुन रही थी। मैं तो ठीक है, एसआईआर पे बात हो रही है तो मैं सीधा इनसे सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल, आपने जैसा कहा कि सक्सेसफुल बिहार में एसआईआर कंप्लीट हुआ, बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले? अगर एक भी घुसपैठिए मिले हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर बिहार में मिले हो तो आप बताइए। और सबसे बड़ी बात, भाई घुसपैठियों को रोकेगा कौन? हम तो नहीं रोकेंगे ना, हम तो अपोजिशन में है और हम ला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है। तो भाई जिसके हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा है, जिसके हाथ में गृह मंत्रालय है, वो रोकेगा और वही घुसपैठियों को पकड़ेगा और निकालेगा। क्योंकि आप बात यूपीए की कर रहे थे, तो यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा 88,000 लगभग घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर किया गया। लेकिन इनकी सरकार बता दे कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर निकाला। जहां तक बात, मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप 2013 यूपीए की जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाया गया था रमेश जी, और तब तक लालू जी को कन्विक्शन भी नहीं हुआ था रमेश जी। तो ये जो आप सीधे लालू जी से जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, और इसमें यह था कि जब तक प्लीज कंचना जी, मैं पब्लिक के विवेक पर छोड़ देता हूँ, बिकॉज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हमारी बातचीत लंबी हो जाएगी।
ये पब्लिक के विवेक पे छोड़ देते हैं किसके लिए लाया गया था। मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। लेकिन आपने बिल्कुल ये अच्छा लालू जी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया अच्छा गया है, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो लॉ जो किसी और के लिए लाया गया हो या किस मकसद से लाया गया हो, और लालू जी को तब तक कन्विक्शन नहीं हुआ हो, लालू जी के क्योंकि आपने डायरेक्टली कोट किया तो इसका क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था कि वो लालू जी के लिए नहीं आया था, लालू जी को बचाने के लिए नहीं आया था। सुजाता जी, एक बात जो कंचना ने जी ने पूछी ना, मैं सिर्फ 1 मिनट में चाहता हूं, फिर मैं शुभ्रांशु जी और अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। ये बात तो सच है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई कैसे आ रहे हैं घुसपैठिए देश के अंदर, कैसे आ रहे हैं राज्यों के अंदर, राज्य की पुलिस क्या कर रही है, हमारी बीएसएफ क्या कर रही है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। भाई अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, इनमें दम तो है। देखिए, अमेरिका जैसा देश जिसमें मानते हैं कि सबसे ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हर तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स हुए हैं, हर तरह की ड्रोन फैसिलिटी है, पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक एक चीज को सीसीटीवी फुटेज से मॉनिटर किया जाता है। वहां भी अगर घुसपैठियों की समस्या है तो भारत कौन सी जगह, हमको तो पता है कि हमारा कितना बड़ा हिस्सा ऐसे भूस्थल में है जहां पे पोरस है, वहां पे बाढ़ लग ही नहीं सकती। तो वैसे जगहों से हमको तो सब पता है कि हर तरह से आ जाते हैं। और इसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे, आपको, कंचना यादव, सबको पता है कि हर एक राजनीतिक दल का एक स्वच्छ बांग्लादेशी जो आते हैं और कितने घुसपैठिया आए हैं। अगर आपको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को फांसी क्या पढ़े लिखे, तो आप जाके देखिए कि क्या हाल हुआ कि जो पूरे बॉर्डर में जो 500 से वो भी सुजाता जी हम लोग रोज दिखाते हैं शाम को कि किस तरह से वहां भगदड़ मची हुई है बंगाल के बॉर्डर्स में। कहां अगर नहीं आए हैं तो कहां जा रहे हैं? अगर वो तो खुद ही बता रहे कि हम बांग्लादेश से आ गए थे, तरीके से आ गए थे। शुभ्रांशु राय साहब, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अब पहले एसआईआर पे हो रही थी, फिर ईवीएम पे चर्चा हुई, और मैं हैरान था। ईवीएम 2004 में आपके पक्ष में थी। ईवीएम मतलब आप जीते थे, पक्ष में आप गलत तरीके से मत ले लीजिएगा। ईवीएम 2009 में आपको जिताई और 145 से 206 तक ले गई आपको। आज वो ईवीएम जो है उसमें तमाम तरह की दुश्वारियां हो गई, तमाम तरह की दिक्कतें हो गई। रमेश, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही वर्ड बोला था ना अभी। 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन बोलता है 30 सितंबर को कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं बिहार में, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर हो जाते हैं। ये 3 लाख वोटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में कहां आएगा? अच्छा लगता है भाषण देना, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी बात काटना बड़ा अच्छा लग रहा है। हर बात पे आप काट कर ओवरलैप कर दे रहे हो। ये जनता के विवेक पे हमने छोड़ दिया है। जीतने का मतलब ये थोड़े है आपने वोट चोरी करी है तो करी है। जब पता है कि चुनाव आयोग को कोई सजा नहीं दे सकता, बिल्कुल आपने अच्छा ज्ञान दिया, तो अपने बाप दादाओं को आप कोसना शुरू करिए कि 75 साल पहले उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया। मुझे तो दुख है कि कांग्रेस की आदत बड़ी खराब थी कि उसने एक सपोले को अपनी सरकार में मंत्री बनाया जब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और कश्मीर मामलों का मंत्रालय दिया। 3 साल तक सत्ता में आनंद भोगवाया। उसके बाद वो आदमी न कश्मीर सुधार सका, और आज उसके बच्चे जो है कहानियां सुनाते हैं। बताइए, क्रोनोलॉजी यही तो है। सवाल क्या था वोट चोरी और एसआईआर का? एसआईआर पे आपने हो हल्ला मचाया जैसे आपने झारखंड में मचाया। सारे बांग्लादेशी हैं, हर कोई बांग्लादेशी है जी, आपने हो हल्ला मचा दिया, रिजल्ट आया 0। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं वोट चोरी हुई। वोट चोरी का मैंने आपको 3 उदाहरण दिया। मुझे पता है कि रमेश भट्ट मेरी बात देश की जनता के पास नहीं पहुंचने देंगे, मेरा टाइम बर्बाद करेंगे, मेरी बातों के बीच में ओवरलैपिंग करेंगे, तो मैं हाथ जोड़ के क्या कह सकता हूं? मैं अपनी फरियाद किसके पास ले जाऊं? इतनी सी बात है। क्रोनोलॉजी आपके पास भी तो है, और आप भी बड़ा कागज इस क्रोनोलॉजी के लिए शुभ्रांशु राय साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने वॉकआउट क्यों किया? आप कह रहे दिल्ली मेयर इलेक्शन में ये हुआ, मेरा वहां ये हुआ। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। शुभ्रांशु राय साहब, अगर आप चर्चा ही करना चाहते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपसे उन सारे मुद्दों पे चर्चा कर सकता हूं जहां आपको मुश्किल आ जाएगी। अगर देखिए, मेरी कोई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो आप मुझसे कह रहे हैं, मेरी कभी किसी को ओवरलैप करने की बात नहीं। इस पैनल में आज अभी भी आपको शुरुआत के 4 मिनट मैंने दिए सर, आप उस बात को भूल गए। अरे सुन तो लीजिए सर, उस बात को तो रिस्पेक्ट करिए सर। आधार कल की घटना है, तो उस घटना का एक मुख्य केंद्र बिंदु अमित शाह जी ने कहा था, मैं अपनी बात अपने फ्लो में कहूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा ना, मैं आपके क्वेश्चन आंसर
सर मैं आप देश की जनता को बताने बैठा हूं कि भाई क्रोनोलॉजी क्या थी। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आपको अगली बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिले, लेकिन बशर्ते आपके पास सीट की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो भी टाइम लिमिट रहता है। रमेश जी, बातों की ओवरलैपिंग होती है भाई, आपने एक बार बोल दिया, मैं सुन लिया हूं। ठीक है सर, देश को सुनने दीजिए। एक सेकेंड सिद्धार्थ जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, मुझे 2005 की एक चिट्ठी याद है, आपने राष्ट्रपति जी को एक पिटीशन दी 2005 में। मैं पढ़ रहा था कल, बड़ी दिलचस्प पिटीशन थी साहब। उसकी लास्ट की 3-4 लाइनें मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, महामहिम, इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। वो निष्पक्ष होने नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखने भी चाहिए। ये आपने एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया था। आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त की वो निष्पक्ष नहीं है, ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी तो यही चाहते थे, आज भी वही सवाल उठ रहे हैं जो आपने 2005 में उठाया, वही आज 2025 में कांग्रेस उठा रही है। बदला क्या? नहीं रमेश जी, बहुत बदल गया। जो 2025 में हो रहा है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। SIR तो 2002, 2003, 2004 में भी हुई थी, हमारी सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी। जो आज राहुल जी बोल रहे हैं, मेरे को एक बयान दिखाइए उनका। अगर हम उसी को मापदंड बनाना चाहते हैं तो इन्हीं का उदाहरण बता दीजिए। नरसिम्हा राव जी के समय में SIR हुई, हम विपक्ष के नेता थे, हमारा कोई बयान दिखा दीजिए जब हमने देश की एक संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर कैसा हल्ला किया हो। हमने कभी इंदिरा जी के समय में किया हो, कभी राजीव जी के समय में नहीं, किया हो। आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, निश्चित तौर पर आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए नहीं उठाए, मुझे बता दीजिए। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए? रमेश जी, बिल्कुल उठाए। ईवीएम एक नई प्रक्रिया आई थी। ईवीएम जब लॉन्च हुई थी, जब ईवीएम की प्रक्रिया देश के अंदर आई थी ना, वीवीपैट उसके साथ था, वो एक बहुत नई प्रक्रिया थी। बैलेट के समय में कितना ज्यादा वोट में धांधली होती थी वो हम सब जानते थे। नई एक प्रक्रिया जिसने एक ही चुनाव करवाया था, उस पर अपने आक्षेप रखना या उस पर अपने डाउट रखना कोई गलत बात नहीं थी। आज तो ईवीएम भूल गया कांग्रेस पार्टी। जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, जब इलेक्शन कमीशन बुलाती है, तब तो ये जाते नहीं। अब उन्होंने ईवीएम छोड़ दिया, अब वो वोटर लिस्ट पे आ गए, फिर वोटर लिस्ट छोड़ देंगे इलेक्शन कमिश्नर, फिर इलेक्शन कमिश्नर छोड़ देंगे, फिर कुछ और, क्योंकि समस्या अलग है। रमेश जी, यह समझना पड़ेगा आपको। 2025 में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इतना विफल हो चुका है कि वो हार का ठीकरा अपने सर नहीं लेना चाहता। यह समस्या है, और समस्या नहीं है। आप इधर की बात करें, उधर की बात करें, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। जो देख प्रक्रिया, आप मुझे बताइए, हमसे बार बार पूछा जा रहा है कितने घुसपैठिए निकाले, क्या किया। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर 10 साल में हुआ करती थी, जिसको आर्टिकल 326 हमारे संविधान का जिसको मैंडेट करता है, उसको 20 साल बाद करवाने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करके यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप तो अपने पे ही सवाल उठा रहे, ठीक है आपने, जो 2003 में हुई, ये तो सिद्धार्थ जी नेचुरल प्रक्रिया। अब आपने अपने को ही मुश्किल में डाल दिया। आपने कहा हर 10 साल में होती थी, आपको किसने मना किया 2013 में मत कराओ, 2023 में मत कराओ? आपको तो लोकसभा चुनाव से पहले करा देना चाहिए था, आपने नहीं कराया, तो यह आपका फॉल्ट है। 2023 का माफ कीजिएगा, 2013 तो यूपीए को कराना चाहिए था। चुनाव से पहले हम कब करा देंगे? कौन कराएगा? हाँ जी, कौन कराएगा? आप देखिए रमेश जी, यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रश्न है, यह हंसी मजाक माहौल का प्रश्न नहीं है। इलेक्शन कमीशन को 324, 325, 326 हमारे आर्टिकल मैंडेट करते हैं। यह उनको, उनकी जिम्मेदारी है। हर 10 साल का भी मैंडेट नहीं है, 6 साल में हुई है। मैं आपको बताता हूं, SIR 6 साल के गैप में भी हुई है, 15 साल के गैप में भी हुई, 10 साल के गैप में भी हुई। जब चुनाव आयोग को लगेगा कि चुनाव की जो सूची है उसको क्लीन अप करना है, उसकी शुचिता बनानी है, तब SIR कराई जाएगी। उसके बिना SR की व्यवस्था है, जो रिविजन्स है वो तो लगातार होते हैं, पर SIR एक क्योंकि एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, वो समय अवधि के बाद कराई जाती है। आज पूरी चुनावी प्रक्रिया को केवल इसलिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। तो ये है समस्या। कंचना जी, अगर आप इस बात कुल का मिला अवलोकन के कर लेंगे, प्रोजेक्ट सत्ता पक्ष इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि आप लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप सारा ठीकरा अपनी लीडरशिप के बजाय SIR पे फोड़ लें, EVM पे फोड़ लें।
नहीं तो मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा जो बीएलओस की मौत हुई है, जो आत्महत्या किए हैं या हार्ट अटैक आया है या प्रेशर में अपनी जान ले लिए हैं या शादी में अपने नहीं पहुंच पाए हैं, उन बीएलओ का ठिकाना कहाँ फोड़ा जाए? उन बीएलओ के परिवार वाले किसको गुनाहगार बोले? आपको, सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमें खुद को, किसको बोले? यह भी आप बता दीजिए ना। और हमारी एक बहन है, अभी पता नहीं क्या ज्ञान दे रही थी, बॉर्डर पे कहीं सिक्योरिटी नहीं है, वहां से घुसपैठी आ जाते हैं। आप लोग की लॉजिक की क्या मतलब वाह वाह करना पड़ेगा भाई। जब कहीं पर बॉर्डर में सिक्योरिटी नहीं, घुसपैठी है, वहां से आ जाते, आपको भी मालूम है, तो भाई विपक्ष इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? रुपया अपने आप लेवल बना लेगा, घुसपैठिए अपने आप चले आएंगे। भाई कुछ तो लॉजिक वाला आप लोग जवाब दिया करिए। और जहां तक बात एसआईआर की है, जो 2003 में हुआ था वो आईआर हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। तो आप क्या सिद्धार्थ जी बता सकते हैं कि आईआर जो हुआ था उसमें और आज के एसआईआर का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। जो ये अभी का एसआईआर हो रहा है ना भाई, किसने विरोध किया? हमने तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला ना कि इसको रोक दीजिए। हमने क्या बोला कि प्रॉपर समय दीजिए, लोगों को काम करने का प्रॉपर समय दीजिए, इतना प्रेशर मत दीजिए, लोगों का नाम ना कटने पाए, फर्जी नाम ना हो पाए। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपके चैनल पे जितने लोग सुन रहे होंगे, आपके ऑडियंस, आपके चैनल पर लिख कर भेज सकते हैं कि किसके फोटो पर जो इनका चुनाव पत्र है, किसके फोटोज पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है, बता देंगे। आखिर में वो कौन लोग हैं भाई? कौन लोग हैं वो जिनके मतलब ब्राजीलियन मॉडल का फोटोज है उनके आईडी पर? कोई है ऐसा तो बताएं। ठीक है कंचना जी, जरा सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। आपने ब्राजीलियन मॉडल पे सवाल उठा, सिद्धार्थ जी जल्दी से बोलिए। सिद्धार्थ जी, मैं पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये कहने के लिए गए थे कि समय ज्यादा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत नहीं है प्रक्रिया में, समय अवधि में कोई समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, एक आधार कार्ड को और ऐड कर लीजिए, उसकी भी सत्यता इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वहां तो खारिज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ब्राजीलियन मॉडल का लेकर के आए नया ढकोसला, वो तो मीडिया चैनल्स ने ही कर दिया फैक्ट चेक, जाकर चेक किया, झूठे थे, एआई से बनाए। अब कंचना जी आपका मैं बना दूं और उसमें फोटो किसी और की लगा दूं और यहीं दिखाने लग जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहूं कि इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, साइन करके नहीं दूंगा, पर मैंने कह दिया है, मेरा आरोप है तो मान लो। ऐसे देश नहीं चलता है। शहजादों का शहजादागिरी चलती है, देश नहीं चलता ऐसे। ये बात राहुल गांधी बहुत समस्या हल हो जाएगी। और तीसरी बात, आप बार बार जिस बीएलओ की बात कर रहे हैं और बार बार आप जिन एक झूठे आंकड़े को एक भी मृत्यु होती है उसके लिए संवेदनाएं देश के अंदर, पर अगर 1200, 1100, 800 ये एक कैप लगाई है इलेक्शन कमीशन ने कि 1200 लोगों के घर तक जाना है, माने एक माह के अंदर 200 घर जाने हैं। 200 घर एक माह में अंदर जाओगे तो आपको 20 घर, आपको 50 घर एक दिन के उससे कम में जाना है। ये भी हमारे लिए समस्या है। कंचना में लेके आता सिद्धार्थ जी, मैं बस एक निवेदन करना चाहता हूं। किसी की जान चली गई और विपक्ष गिद्ध की तरह कूद गया कि हम इस पर राजनीति करें, अब इसका गुनहगार ढूंढे, ये गलत है। सिद्धार्थ जी, आप तो वकील हैं, बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। ये कुछ लोग जो हैं कभी दिल्ली में वोट देते हैं, कभी बिहार में वोट देते हैं, कभी हरियाणा में वोट देते हैं, कभी दिल्ली में वोट देते हैं, कभी यूपी में वोट देते हैं, कभी बिहार में वोट देते हैं। एक ही आदमी 2-2, 3-3 जगह वोट डाल रहा है। इनके लिए इस देश में कोई प्रावधान है? देखिए, मेरे को पता है रमेश जी आपका इशारा किस तरफ है, और अगर ये कहना चाहते हैं कि देश के एक सांसद अपने एक वोट से बिहार में सरकार के में फर्क लाने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो मैं माफी के साथ कहता हूं लॉजिक को चेक करना चाहिए। सर, ये केवल एक मुद्दा नहीं है सर। मैं आपको बीजेपी के एक लीडर हैं दालचंद, बीजेपी के एक लीडर है दालचंद, यूपी के हैं, वो हरियाणा में वोट देने पहुंच गए। इस तरह से कोई यशवीत जी हैं, वो हरियाणा में वोट देने चले गए। ये केवल एक मसला नहीं है सर। देखिए शक क्यों उठ रहा है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है? छोड़िए किसने क्या दिया, हमारे देश का कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स क्या कहते हैं? आप कहां के रहने वाले हैं? सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मैं वही बता रहा हूं, आप कहां के रहने वाले हैं, मैं उदाहरण से समझा दूंगा। सर,
आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपका वोट पहले होगा गुड़गांव, आपका वोट उत्तराखंड के अंदर होगा। अब आप नोएडा में आकर के काम करने लगे, आपने नोएडा में आकर के वोट डाल लिया। कुदरती बात ऐसी हुई कि उत्तराखंड के चुनाव के और यहां यूपी के चुनाव में साल भर का अंतर था। पहले आपने उधर वोट डाल दिया, पर आपको लगा अब तो सब सेटअप इधर शिफ्ट हो चुका, आपने इधर वोट डाल दिया। जी, रमेश जी, आपने वोट बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी इस बात से। कितनी सामान्य बात बताई आपने। आपका वोट बन चुका है। सिद्धार्थ जी, इतनी सामान्य है ये बात कि मेरा मन किया, मेरे घर पे वोट था, मैं वहां डालने चला गया, और मेरा मन किया मैंने नोएडा में भी डाल दिया। सर, इस देश में कानून का राज है। इस देश में इलेक्शन जो कमीशन है उसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। वो रमेश भट्ट पे भी लागू होते हैं, वो सिद्धार्थ यादव पे भी लागू होते हैं। बताइए, आप बताइए कौन से कानून का उल्लंघन हुआ, बताइए। मतलब एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है, ये नियम है। अरे कानून तो बताइए कौन सा उल्लंघन हुआ। भाई, इलेक्शन रूल्स किस लिए बनाए आपने? जो 60s में रूल्स बनाए, किस लिए बनाए? बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्योंकि एक समय में 2 चुनाव नहीं हुए। अरे एक समय पे 2 चुनाव नहीं हुए रमेश जी, आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे। 67 के बाद तो इस लोकसभा में 2 राज्यों में चुनाव डाल रहे हैं। 1967 के बाद अलग अलग चुनाव हुए ना इस देश में। 1967 तक 7 होते थे, उसके बाद तो अलग अलग हुए ना। बिल्कुल हुए। तो रमेश, आपके लॉजिक का यही मैंने जवाब दे दिया। हाँ, बोलिए सर, शुभ्रांशु जी। ऐसा है कि अगर वो सांसद या वो रमेश जी, आप छोड़ गया अभी। आप एक बार मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो आज। सर, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे देखिए, आप तो सत्ताधारी व्यक्ति हैं। आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि साहब एक व्यक्ति 2 जगह क्या वोट दे सकता है अपनी मनमर्जी के हिसाब से? अगर नहीं तो फिर उसके लिए सजा क्या है? मैं तो नागरिक हूं, मैं तो नागरिक हूं। ठीक है, शुभ्रांशु राव जी बोलिए। ठीक है सर, नियम कानून के हिसाब से वोट डालता है, और अगर नियम का उल्लंघन हुआ, कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो कानून के आगे उसको सर झुकाना पड़ता है। शुभ्रांशु जी, मैं आ रहा हूं सुजाता जी। शुभ्रांशु जी, बहुत संक्षेप में प्लीज बोलिए, समय बहुत कम है। शुभ्रांशु जी, सिंपल 3 लाइन का 3 आंसर है। पहली बात यह कि जो 2003 में SIR हुआ था, उसमें विपक्ष ना बांग्लादेशियों का संरक्षक था, ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रखी थी। भाई साहब, बातों में जो आप बोलते हो ना, झारखंड से लेकर बिहार तक आपको घुसपैठिया नहीं मिला, बंगाल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रयास करोगे, क्योंकि आपकी दुकान जो है वो चलती ही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और घुसपैठिए। शुभ्रांशु जी, मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सुनिए ना रमेश जी, मेरा एक आपसे सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल का जवाब सिद्धार्थ के बस के बाहर की चीज है, बट आप इलेक्शन कमीशन को टैग कर लीजिएगा। सारा खेल नियति का है। आप चोर हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपने जो अपने 2 नंबर दिया था 30 सितंबर को बिहार के लिए 7 करोड़ 42 लाख वोटर, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर। अब उन 3.5 लाख वोट को आप बांट देंगे अलग अलग विधानसभाओं में ना, तो आटे का आटा, दाल का दाल, नमक का नमक, चीनी का चीनी दिखता है। खेल आपके इंटेंशन का है। आप अगर पद पे हैं और आपको पता है कि कोई कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं की जा सकती, तो जैसे पुराने कानून में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, ये पार्लियामेंट का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित करें। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कुछ पता है किस देश में है, भारत में तो है नहीं। वक्त बीतने के बाद ये कहा होंगे इनको भी कोई नहीं जानेगा। सर, नियति का सवाल है, जीत हार का नहीं है। आपका जीत हार हमने दिल्ली के MCD चुनाव में देख लिया है। आपकी नियति कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। करने के बाद जो पार्टी बदल बदल के चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वा देती थी, वो नियत की बात कर रही है। मैं आपको नहीं, चुनाव, मैं तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। शुभ्रांशु राय साहब, शुभ्रांशु राय साहब, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कि अगर आप वीरप्पा मोइली साहब की बात मान लेते, मुख्य चुनाव आयुक्त को वीरप्पा मोइली साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कमेटी ने जो रिफॉर्म के लिए बताया, आप तब मान लेते, आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते। आज देश को सवाल नहीं उठाने पड़ते, ना देश को ये शक होता, क्योंकि तब तो मोइली साहब की कमेटी की सिफारिश आपने मानी नहीं। 2008 में आ गई थी वो कि साहब CEC को कैसे चुनना है करके। उन्होंने क्या एक अच्छा कॉलेजियम बताया था, उन्होंने, आपने नहीं माना। रमेश जी, हमने अतीत में आप भी अपने पसंदीदा CEC को बैठाना चाहते थे। रमेश जी,
आप भी अपने पसंदीदा सीईसी को बैठाना चाहते थे शुभ्रांशु राय साहब, उस समय वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था ये बात। अरे रमेश जी, मैं अपनी बात बोलूं फिर जवाब दीजिएगा। हमने किस चुनाव आयुक्त को कौन से देश से उठाकर बनाया है, वो हमारा अतीत था। हमने तो आपके दादाजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। आप अतीत भविष्य वर्तमान सर, मैं आपसे बात करिए ना 2025 की। जो आप आज झेल रहे हैं ना, अगर आप तब ठीक कर लेते आज ये सवाल नहीं उठाना पड़ता। हाँ जी सुजाता जी बोलिए। ठीक है, सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है। मैं सिर्फ ये बीएलओ के मसले में बात करना, क्योंकि काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो अभी जस्ट तुरंत एक न्यूज आई है, बताइए कि बीएलओ सुसाइड कांड जो हुआ था राजस्थान में, उसमें पता चला है कि जो परिजन का पहला बयान ये है कि हादसे में मौत हुई है, एसडीएम जिम्मेदार नहीं है। ये क्लैरिफाई किया गया है। ये सब इसलिए बोला गया कि शायद उससे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कंचना यादव जो झूठ फैलाते रहती है, उनको भी पता होना चाहिए कि जो बीएलओ है ना, वो राज्य सरकार के कर्मचारी ही होते हैं और वहां उनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल में भी जो आपको न्यूज आ रही है ना बीएलओ की, वो क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है, वेतन है, वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनके मौत को जरूर राजनीति का अखाड़ा बना रही है। और मैं सबसे लास्ट में ये कहूंगी कि ये सारी बहस जो हम अभी कर रहे हैं ना जी, ये मुझे लगता है कि चुनाव के पहले भी कर चुके हैं। मुझे चाहे वो घुसपैठिया कहाँ मिला, किसको निकाला गया, ऐसा यार क्यों हो रहा है, इसी बिकी हुई है, ये सब हम सुन चुके हैं। नतीजा किसके हाथ में था, परिणाम किसको देना था, परिणाम जनता को देना था। कंचना जी आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिस पे विश्वास सुजाता जी ने बीएलओ पे जो रिसर्च किया वो आपको बता रही है, ठीक है। और आप पता नहीं आधे अधूरे रिसर्च लिखकर जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से बहन आप लोग की समस्या ये है ना रमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके चैनल पे बोलिए, कंचना जी बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। खैर इसलिए पर्सनल नहीं आते। बात है बीएलओ की, कह रही है ठीक है यूपी स्टेट सरकार पैसे देती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कई सारे आत्महत्या किया, शादी के दिन अपने नहीं पहुंच पाया, 100 रखा, परिवार ने 100 रखा और बोला कि शादी तक नहीं जाएगा। और उनके पिताजी निकल कर आए कि बेटे पर बहुत दबाव था और अधिकारी जो आकर धमकी दिया करते थे नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा। यूपी में सरकार तो बीजेपी की है। आई होप कि बीजेपी की सरकार सैलरी टाइम पे देती होगी। अरे दीदी शांत दीदी, क्योंकि मुझे भी आता है वो लैंग्वेज, इसलिए हमको बात कर लेती। दीदी आपके घर कहाँ है? दीदी आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए हैं, मुझे लगता है अगर हो गए होते तो आपको पता होता। रमेश जी चुप कराइए, पता नहीं कि एक बाल बच्चे फट जाएगा। मतलब अरे सुजाता जी एक बार उनको सुन लेते फिर मैं आपके पास आता हूँ। सुजाता जी 1 मिनट, हाँ बोलिए कंचना जी, कंप्लीट करिए, बहुत संक्षेप में। मैंने तो सवाल मैंने पूछा कि सवाल पूछेंगे तो सवाल तो भारत में लेके पूछा जाएगा ना, सवाल तो विदेश की धरती से नहीं पूछेंगे। पूछिए दीदी, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल पूछेंगे नहीं, सुजाता जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसा मत बोलिए उनके बारे में। नहीं निष्पक्ष है तो कौन सा उन पे सवाल के घर में? मैं तो सवाल पूछ रही हूं, आराम से दीदी देखिए जेडी जो अपने सुजाता जी अभी हो गया, कंप्लीट करिए, मेरे और भी गेस्ट हैं प्लीज। अब सुजाता जी उसका सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? समस्या है सुजाता जी, आप चुप नहीं होंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सुजाता जी जवाब पाने के लिए थोड़ा चुप होना पड़ता है, मुंह को बंद करना पड़ता है, जवाब सुनना पड़ता है, कान को पेशेंस रखवाना पड़ता है, जवाब मिल जाएगा। समस्या ये है ना कि जवाब लेना नहीं है आपको सुजाता जी। अब आते हैं मुद्दे पर। बीएलओ जो उत्तर प्रदेश में मरे हैं, जो आत्महत्या किए हैं, तो क्या वो बीएलओ को यूपी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सैलरी नहीं दे पा रही है? सांसद सदन में अखिलेश यादव जी ने कोट किया, बताया कि बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। अखिलेश यादव ने झूठ बोला। क्या रमेश जी आपकी गेस्ट कैसे पूछना चाहिए कि 1 मिनट सुजाता जी, 1 मिनट शांत हो जाइए सुजाता जी प्लीज, बुलवा लीजिए। सुजाता जी समय खराब हो रहा है, हाँ बोलिए कंचना जी, नाराज मत होइए, बोलिए। अरे नाराज हम भाई उनसे क्यों होंगे, उनको तो हम तो नाराज आपसे होंगे ना। अगर आपके चैनल पे आए हैं, प्लीज आप बोलिए, प्लीज बोलिए, भी मौका दीजिए, बोलिए ना कंचना जी बोलिए। जब आपके पास पूरा जो है आप चाहे तो उनकी आवाज को बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको भी सब
मजा ही आ रहा होगा रमेश जी कि वो नहीं, हम ऐसा नहीं बोल नहीं पा है। रहे। खैर अगर मैं छोड़िए। उनकी आवाज बंद करूं, वो मुझसे कहेंगे आपने मेरी आवाज क्यों बंद कराई, हमारे लिए भी तो अगर दिक्कत मैं है। उनके बीच में बोलूं तो मुझे बंद कर दीजिए। मैं ठीक है, आपको कह रही हूँ, अगर आप मैं बोलिए, किसी के प्लीज बीच बोलिए, में बहुत बोलूं तो संक्षेप बंद में कर बोलिए दीजिए आप। कंचना जी, बोलिए। अब मैं कह रही हूँ, जब सदन में ओम बिरला जी स्पीकर हैं, गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सदन में अखिलेश जी अगर कोर्ट करते हैं कि इतने बीएलओज यहाँ आत्महत्या कर लिए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार और उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन नहीं लेगी? अगर सैलरी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो सरकार भी तो इन्हीं की है। हमको मालूम है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यह भी मालूम है कि केंद्र में जो है वो बीजेपी की एनडीए की सरकार है। तो क्यों नहीं सैलरी मिल रही भाई? आप एक समस्या को छुपाने के लिए दूसरी समस्या बता रही हैं। आप समस्या का समाधान नहीं बता रही हैं। आप ठीक है, ममता गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकती हो, वेस्ट बंगाल में सैलरी नहीं मिल रही उनको, लेकिन रेस्ट जो अदर जो भारत है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पिताजी बाहर आ रहे हैं, उनकी माताजी ठीक बाहर है, आ रही, शादी के ओके, दिन आत्महत्या कर रहे हैं। लास्ट सिद्धार्थ जी, ठीक है, शादी के दिन कंचना, आत्महत्या कौन ओके। करता है? कुछ तो शर्म करिए। ठीक है कंचना जी, अभी सिद्धार्थ जी, ये जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। ओके सिद्धार्थ जी, ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी, आपकी संवेदना मर गई है। ओके। आपकी संवेदना मर चुकी है सिद्धार्थ जी, पूरी तरह से मर चुकी है आप आपकी ये चुप संवेदना। नहीं रहेंगी। देखिए अब इनको अब आप बोलना चाहिए। शांत हो जाए प्लीज सिद्धार्थ जी। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं दो बातें कहता हूं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर तनख्वाह नहीं दी जा रही, इसका कोई प्रूफ नहीं है कंचना जी के पास। 3 महीने का अतिरिक्त वेतन बीएलओ को दिया जा रहा है, 3 माह का अतिरिक्त वेतन, ये पहली बात। दूसरी बात, एक भी मृत्यु अगर होती है, एक भी आत्महत्या होती है, सबकी संवेदना है। आप आत्महत्या या कोई हत्या या कोई मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ कि वो किस कारण से हुई, आप करेंगे क्या वेरीफाई? अखिलेश यादव वेरीफाई करके आए क्या? अखिलेश यादव उनका वो फॉर्म भर के बताएंगे क्या? आप लोग राजनीति करना चाहते हैं और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठिए बचाने हैं, क्योंकि एसआईआर नहीं होने देनी, क्योंकि वोट बैंक को बचाना है। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है। उसके लिए हर लाइन को पार कर दिया जाएगा। मेरे पास अगर समय- एक मेरे भी पास- जगह पर किसी भी कारण से, वर्क प्रेशर के कारण या किसी भी कारण से हुआ होगा, इलेक्शन कमीशन भी लेकिन- संज्ञान लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी संज्ञान लेगा। मैं आप पर सबका लोग बहुत बहुत जो धन्यवाद unverified करूंगा। मेरे थे, पास समय समाप्त हो गया है। बहुत आभार आप सबका हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अहम मुद्दा वही है कि राजनीतिक दल चुनाव सुधार को लेकर कितने गंभीर है, क्योंकि 50 साल से यह बहस चल रही है और 2025 में आज भी हम चुनाव सुधारों पर बहस कर रहे हैं। सवाल यह है, ये सुधार करेगा कौन? बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।